नमस्कार मित्रों, ज्ञान अड्डा के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, पिछली क्लास में मैंने अनुच्छेद 20 के बारे में चर्चा की थी, है ना। और 20 में आपको 3 नियम से संबंधित कराया, तो वो 3 नियमों से संबंधित प्रावधानों को बताया था। और 20 हमारा था अपराधों के विषय में, जो होता है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण में 3 नियम मैंने बताए थे आप लोगों को। एक था आपका कौन सा, कार्योत्तर विधि और दूसरा था आपका दोहरे दंड से संरक्षण, और तीसरा था आपका आत्म अभिसंशय। ठीक है, और इसी में आपको मैंने एक भूतलक्षी विधि का भी जिक्र किया था। ठीक है, और ये मैंने पूरी तरह से आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी। और अब इसके आगे की बात करें तो अनुच्छेद 21। ठीक है, अनुच्छेद 21 है आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, अनुच्छेद 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार से मतलब हुआ कि राज्य जो है वो किसी भी नागरिक को, यानी किसी भी व्यक्ति को, व्यक्ति से मतलब होता है आपका नागरिक और गैर नागरिक। ठीक है, राज्य जो है वो किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वो वंचित कर सकता है, अन्यथा नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए इसको लिख देते हैं, फिर इसकी व्याख्या करते हैं। राज्य किसी भी व्यक्ति को, व्यक्ति से मतलब होता है नागरिक एवं गैर नागरिक। ठीक है, नागरिक को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित करेगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो राज्य है किसी भी नागरिक को, राज्य किसी भी व्यक्ति को, व्यक्ति से मतलब होता है आपका नागरिक एवं गैर नागरिक, यानी कि जिसको भारत की नागरिकता प्राप्त हो नागरिक, और जिसको भारत की नागरिकता प्राप्त ना हो वो भी गैर नागरिक। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो नागरिक और गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है, और इसको वंचित, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा वो केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से। अब इसमें जो विधि शब्द आया है, ये विधि शब्द है आपका अनुच्छेद 13। ठीक है, विधि शब्द जो आया है वो आपका लिया गया है अनुच्छेद 13 से, यानी अनुच्छेद 13 में क्या बताया था मैंने कि विधि द्वारा कानून बनाकर ही किसी व्यक्ति के लिए जो विशेष अधिकार हैं, जिनका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट अपने आप से ले सकता है। ठीक है, तो वो विधि बनाकर, तो विधि से ही, अनुच्छेद 13 से ही ये विधि शब्द लिया गया है। ठीक है, और विधि द्वारा पूरा जो आपका संपर्क है, विधि द्वारा
स्थापित प्रक्रिया ये लिया गया है आपका जापान से। ठीक है, ठीक है, यानी केवल विधि शब्द लिया गया है अनुच्छेद 13 से। ठीक है, अनुच्छेद 13 से विधि शब्द लिया गया और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें आप लोग, है ना। और जब किसी भी व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करना हो तो उसके लिए आपको विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। यानी कोई भी कानून जब तक सुप्रीम कोर्ट और संसद मिलकर नहीं बनाएगी तब तक उसे वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, और इसमें एक केस आया था मेनका गांधी बनाम भारत संघ। ठीक है, चाहे तो लिख सकते हैं आप यहाँ पर, ये केस आया था मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद में इसका वर्णन किया गया। ठीक है, जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित करने की बात कही गई है वो मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद में कही गई है। ठीक है, और इसके एक और इसका जो मूल अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत वो है आपका जीने का अधिकार। ठीक है, और जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। ठीक है, तो नोट करेंगे अनुच्छेद 21 में जीने का अधिकार मूल अधिकार है, जबकि इसमें मरने का अधिकार शामिल नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 21 में जो जीने का अधिकार है वो मूल अधिकार है। ठीक है, और इसमें मरने का अधिकार शामिल नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्यवाद में। ठीक है, एक केस आया था इसमें, ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्यवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ठीक है, तो इसके तहत अनुच्छेद 21 में जो जीने का अधिकार की बात कही है तो जीने का अधिकार जो है वो मूल अधिकार है। ठीक है, लेकिन इसमें मरने का अधिकार शामिल नहीं है। ठीक है, ये बात ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्यवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कही। ठीक है, समझ में आ रहा है। यानी कि अनुच्छेद 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें जो मिला है अनुच्छेद 21 के तहत, इसमें प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार मिला है, चाहे वो नागरिक हो या फिर गैर नागरिक हो। नागरिक से मतलब जिसको भारत की नागरिकता प्राप्त है यानी भारतीय नागरिक, और गैर नागरिक से मतलब है जो भारत का नागरिक नहीं है यानी भारत की नागरिकता जिसे प्राप्त नहीं है वो भी नागरिक, उसको भी अनुच्छेद 21 के तहत ये अधिकार मिला हुआ है। ठीक है, और ये बात आपने जो विधि शब्द है वो आपका अनुच्छेद 13 से लिया गया है और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। ठीक है, और इसी में मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद में इस बात का विस्तृत वर्णन किया गया है कि जो किसी व्यक्ति को जो वंचित करना है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वो कैसे करना है, यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही उसे वंचित करेंगे। ठीक है, और इसी में जीने का अधिकार
की बात करी गई है, तो जीने का अधिकार मूल अधिकार है, अनुच्छेद 21 में मिला है प्रत्येक नागरिक को, लेकिन इसमें मरने का अधिकार शामिल नहीं है। तो मरने का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। ये बात ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्यवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। ठीक है, आगे चलते हैं। जो मानव के गर्मामय जीवन जीने का जो अधिकार है उसके बारे में अब चर्चा कर लेते हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसमें मानव गरिमा के अधिकार में कौन कौन से अधिकार शामिल हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मानव गरिमा के अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत मानव गरिमा के अधिकार में पहला अधिकार जो आपको मिला हुआ है वो मिला हुआ है आपको जीविकोपार्जन का अधिकार। ठीक है, अर्थात अनुच्छेद 21 के तहत जीविकोपार्जन का अधिकार आपका मूल अधिकार है। ठीक है, तो आप कहीं भी भारत में किसी भी क्षेत्र में किसी भी जगह पर आपका जीविकोपार्जन कर सकते हैं, यानी जीवन जीने के लिए उपाय कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी है आपका एकांतता का अधिकार। ठीक है, तो अनुच्छेद 21 के ही तहत आपको एकांतता का अधिकार भी प्राप्त है। तीसरा आपका विदेश भ्रमण का अधिकार। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 21 के तहत आपको विदेश भ्रमण का अधिकार जो मिला है वो भी आपका मूल अधिकार है। ठीक है, अगला है आपका शिक्षा पाने का अधिकार। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 21 के तहत आपको जीविकोपार्जन का अधिकार, एकांतता का अधिकार, विदेश भ्रमण का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार, ये सब आपको मूल अधिकार के रूप में प्राप्त हैं। अगला है आपका शीघ्र परीक्षण या त्वरित विचारण का अधिकार। ठीक है, शीघ्र परीक्षण या त्वरित विचारण का अधिकार, यानी कि किसी को भी शीघ्र परीक्षण यानी तुरंत परीक्षण करने का और उसके जो केस में किसी भी केस में तुरंत विचारण करने का अधिकार भी मूल अधिकार की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है आपका प्रदूषण रहित जल और स्वस्थ वायु का उपभोग करने का अधिकार। प्रदूषण रहित जल एवं स्वस्थ वायु को भोगने का अधिकार। ठीक है, यानी कि आपका नेक्स्ट है प्रदूषण रहित जल एवं स्वस्थ वायु को भोगने का अधिकार, यानी कि देश के किसी भी नागरिक को
यानी किसी भी व्यक्ति को प्रदूषण रहित जल और स्वस्थ वायु को भोगने का अधिकार है। और ये जिम्मेदारी राज्य की होती है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रदूषण रहित जल और स्वस्थ वायु की व्यवस्था करे। ठीक है। और नेक्स्ट है आपका स्वस्थ नींद लेने का अधिकार। ठीक है। किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ नींद लेने का अधिकार है, चाहे वो अपराधी हो, चाहे वो सामान्य नागरिक हो, चाहे वो व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, नागरिक हो या गैर नागरिक हो। ठीक है। और ये जो अधिकार दिया मिला है वो है रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। ठीक है। यानी कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ये अधिकार मिला हुआ है, स्वस्थ नींद लेने का अधिकार। इस पीरियड में यानी इस टाइम पे रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कोई भी पुलिस आपके घर सर्च नहीं कर सकती। ठीक है। और ये जो बाद आया था ये था बाबा रामदेव, जो 2012 में कांड हुआ था, रात में जो रामलीला मैदान में बाबा रामदेव को पकड़ने के लिए पुलिस गई थी, है ना। तो उसमें बाबा रामदेव ने ये केस किया था 2012 में, है ना। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो अपराधी हो, चाहे वो सामान्य नागरिक हो, उसे स्वस्थ नींद लेने का अधिकार है और रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक आप किसी को सर्च नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसमें बाद जो केस आया था, चाहे तो लिख लो आप, इसमें जो केस था रामदेव बनाम भारत संघवाद। ठीक है। जो इसका केस था वो था आपका रामदेव बनाम भारत संघवाद। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी पुलिस अधिकारी किसी को भी रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कहीं किसी के घर में सर्च नहीं करेगी। ठीक है। ये आपका स्वस्थ नींद लेने का अधिकार मूल अधिकार की श्रेणी में आता है। नहीं तो फिर रात में बाबा रामदेव की तरह धोती पहन के भागोगे, है ना, जैसे बाबा रामदेव भागे थे। चलो नेक्स्ट है आपका निजता का अधिकार। निजता का अधिकार भी आपका मूल अधिकार है। ठीक है। नोट कर लो, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। यानी कि जीविकोपार्जन का अधिकार मूल अधिकार है, किसके तहत? अनुच्छेद 21 के तहत। एकांतता का अधिकार मूल अधिकार है, अनुच्छेद 21 के तहत। विदेश भ्रमण का अधिकार मूल अधिकार है, अनुच्छेद 21 के तहत, है ना। शिक्षा पाने का अधिकार मूल अधिकार है, अनुच्छेद 21 के तहत। शीघ्र परीक्षण या त्वरित विचारण का अधिकार मूल अधिकार है आपका, अनुच्छेद 21 के तहत। प्रदूषण रहित जल एवं स्वस्थ वायु को भोगने का अधिकार, अनुच्छेद 21 के तहत, मूल अधिकार। स्वस्थ नींद लेने का अधिकार भी मूल अधिकार है, अनुच्छेद 21 के तहत। रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कोई भी पुलिस वाला आपके यहाँ सर्च नहीं कर सकता है, जब तक इसके पास विशेष अधिकार भारत सरकार की तरफ से ना दिए जाएं। ठीक है। और उसके बाद निजता का अधिकार, ये भी आपका मूल अधिकार की श्रेणी में आता है। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए नेक्स्ट है आपका चिकित्सा सुविधा पाने का अधिकार। ठीक है। नेक्स्ट है आपका भोजन का अधिकार।
ठीक है। नेक्स्ट, तो चिकित्सा सुविधा पाने का अधिकार भी मूल अधिकार की श्रेणी में आता है और भोजन का अधिकार भी मूल अधिकार की श्रेणी में आता है। ठीक है, और लास्ट है आपका गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार तथा गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार। ठीक है, यानी कि गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार और गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार जो है वो इसी अधिकार में शामिल है। ठीक है, ऐसे लिख लो। ठीक है, यानी कि गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार में गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार भी शामिल है। ठीक है, एक केस आया था जिसमें अरोड़ा, क्या था उस केस का नाम, अरोड़ा शानबाग बनाम भारत संघवाद। हाँ, ठीक है, एक केस आया था एक केस आया था अरुणा शानबाग बनाम भारत संघवाद। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार में गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार है। कारण ये था कि जो अरुणा शानबाग थी ये एक गंभीर बीमारी से ग्रसित थी, ये ना जी पा रही थी ना मर पा रही थी, कोमा में थी या फिर कुछ भी कह लो, ऐसी स्थिति में थी कि ये मर भी नहीं रही थी और जीवन भी नहीं जी रही थी। इसलिए तब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। तो इसको अरुणा शानबाग बनाम भारत संघवाद में ये कहा गया कि जीवन जीने का अधिकार, जो गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, उसमें गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार भी शामिल है, क्योंकि इन्होंने इच्छा मृत्यु की बात करी थी, सुप्रीम कोर्ट से परमिशन मांगी थी इच्छा मृत्यु, क्योंकि ये ना जी पा रही थी ना मर पा रही थी, ऐसी इनकी गंभीर बीमारी थी। तो इन्होंने अपनी मृत्यु की इच्छा जाहिर की थी, अर्थात इसको हम कह सकते हैं इच्छा मृत्यु। ठीक है, ठीक है, इसको कहते हैं इच्छा मृत्यु का अधिकार। ये भी आपको अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त है। ठीक है, अब आगे अनुच्छेद 21 में शिक्षा का अधिकार, नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार जो है वो है आपका अनुच्छेद 21A या 21 का। ठीक है, ये आपका निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। ठीक है, ये आपका 86वें संविधान संशोधन
86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा लागू किया गया। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई, वो राज्य करेगा। ठीक है। और ये 1 अप्रैल 2010 से निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की का जो अधिकार अधिनियम है वो लागू किया गया था। ठीक है, तो लिख लेते हैं आगे। राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। ठीक है। और ये जो निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था का जो अधिकार था वो 2009 अधिनियम 2009 निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 1 अक्टूबर 2010 से लागू किया गया। ठीक है। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो था वो आपका 1 अक्टूबर 2010 से लागू किया गया था। ठीक है, नोट कर लीजिए। और यहाँ पर आकर आपका अनुच्छेद 21 समाप्त होता है। अब आगे बढ़ेंगे अनुच्छेद 22 की तरफ। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, ठीक है। अनुच्छेद 22 से आपका कुछ दशाओं में गिरफ्तारी तथा निरोध से संरक्षण, यानी कुछ दशाएं जो ऐसी हैं जैसे प्रत्येक नागरिक को गिरफ्तारी और उसके निरोध संबंधित अधिकारों का से संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, जैसे इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, अनुच्छेद 22(1) कहता है कि प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को अनुच्छेद 22 क्लॉज 1 कहता है कि प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को अनुच्छेद 22 क्लॉज 1 कहता है प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को नंबर पहला उसके गिरफ्तार होने का कारण बताया जाएगा। और नंबर 2 उसे
अपने पसंद का अधिवक्ता से वार्तालाप करने दिया जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 22 एक कहता है कि प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को उसके गिरफ्तार होने का कारण बताया जाएगा। पहले तो अनुच्छेद 22(2)(1) के तहत प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को उसके गिरफ्तार होने का कारण बताया जाएगा। ये उसे बताया जाएगा कि आखिर तुम्हें गिरफ्तार क्यों किया गया है। ठीक है। और उसके बाद उसे अपने पसंद के अधिवक्ता से मिलने दिया जाएगा या फिर वार्तालाप करने दिया जाएगा। ठीक है। तो ये था आपका अनुच्छेद 22(1). अनुच्छेद 22(2) कहता है कि अनुच्छेद 22 क्लॉज 2 कहता है कि प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के समय खर्च को छोड़कर चौबीस घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। ठीक है। अनुच्छेद 22(2) कहता है कि प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के समय खर्च को छोड़कर, यानी कि जितने समय में उसे गिरफ्तार किया गया है, ठीक है, यानी कि उसको गिरफ्तार करके थाने तक लाए जाने में और उसकी विधि प्रक्रिया पूर्ण करने में जो समय खर्च हुआ, उसे छोड़कर 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो मजिस्ट्रेट शब्द है पूरे संविधान में अनुच्छेद 22 के अलावा कहीं भी इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। मजिस्ट्रेट शब्द का प्रयोग पूरे संविधान में सिर्फ अनुच्छेद 22 में ही प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखें आप लोग। और अनुच्छेद 22(3) कहता है कि अनुच्छेद 22 जो है 22(3) जो है वो 22(3) निवारक निरोध, निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को तीन माह या 90 दिन अधिक निरोध में नहीं रख सकते।
ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई व्यक्ति जो देश के लिए देश की सुरक्षा व्यवस्था से खतरा पैदा कर सकता है, या कोई आतंकवादी हो या फिर देशद्रोही हो, ऐसे व्यक्ति को जो निरोध किया जाएगा, यानी कि उसे नज़रबंद किया जाएगा, तो ऐसे व्यक्ति को 3 माह या 90 दिन से अधिक निरोध में नहीं रख सकते, यानी नज़रबंद में, या उसे कहीं भी ऐसी अन्यत्र जगह पर जहाँ से उसकी जो प्रक्रियाएं संचालित होती थी वहाँ से उसकी पहुँच ना हो पाए, ऐसी जगह पर रखना है तो 3 माह से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता। ठीक है। जैसे किसी आतंकवादी को पकड़ा जाए और तो उसे 3 माह से अधिक निरोध में नहीं रखा जाता है, और 3 माह से अधिक अगर निरोध में रखा जाएगा तो फिर इसके लिए एक समिति का गठन करना होता है। ठीक है। जैसे मान लो शत्रु देश का नागरिक है, उसे निवारक निरोध के ही तहत रखा जाएगा। ठीक है। इसमें नंबर फर्स्ट है ये, नंबर सेकंड भी लिख सकते हैं, शत्रु देश का नागरिक ठीक है, शत्रु देश का नागरिक निवारक निरोध के तहत ही रखा जाता है। ठीक है। और निवारक निरोध के तहत जो है वो आपका जैसे टाडा है, पोटा है, अस्फा है, ठीक है, यूपी कोका है, ठीक है, यूपी कोका है। ये जो आपके आतंकवादी निरोधी विधियां हैं, उन अधिनियम हैं, उनके तहत निवारक निरोध के गिरफ्तार व्यक्ति को इनके तहत 3 महीने तक आपका नज़रबंद किया जा सकता है। और 3 महीने से अधिक अगर नज़रबंद करना है तो इसके लिए एक सलाहकार बोर्ड का गठन करना होता है, जो सलाहकार बोर्ड होता है उसका अध्यक्ष जो होता है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो सकता है, या उसके समकक्ष योग्यता रखने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है। ठीक है। तो चाहो तो इसको लिख सकते हो कि नब्बे दिन से अधिक निरोध में रखने के लिए एक सलाहकारी बोर्ड की स्थापना करनी होती है। मैं बोल देता हूं, आप लोग लिख दो। 90 दिन से अधिक निरोध के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को 90 दिन से अधिक निरोध में रखने के लिए 90 दिन से अधिक निरोध में रखने के लिए एक सलाहकार बोर्ड 90 दिन से अधिक निरोध में रखने के लिए एक सलाहकार बोर्ड की स्थापना करनी होती है। एक सलाहकार बोर्ड की स्थापना करनी होती है जिसमें उच्च न्यायालय के जज या उनके समकक्ष योग्यता रखने वाले व्यक्ति शामिल होंगे। ठीक है। जिसमें उच्च न्यायालय के जज एवं उससे जुड़ी उनके समकक्ष योग्यता रखने वाले व्यक्ति होंगे, जो समय सीमा को बढ़ाने की संस्तुति करेंगे। ठीक है। जो समय सीमा को बढ़ाने की संस्तुति करेंगे। ठीक है। चलिए, अनुच्छेद 22 के तहत कुछ 2-3 पॉइंट नोट बना के लिख लें। जैसे न्यायिक कस्टडी में
अपराधी को जेल में रखा जाता है, जबकि पुलिस कस्टडी में अपराधी को पुलिस कहीं भी अन्यत्र रख सकती है। ठीक है, यानी कि जब कोई न्यायालय या कोई जज जब अपराधी को न्यायिक कस्टडी में भेजता है कि इसको न्यायिक हिरासत में लिया जाए, तो न्यायिक हिरासत में जब अपराधी लिया जाता है तो वह जेल में रखा जाता है। ठीक है, और जब न्यायाधीश अपराधी को पुलिस कस्टडी में रखने की बात करता है तो पुलिस कस्टडी में पुलिस जेल के अन्यत्र कहीं भी रख सकती है। इसका मतलब है कि वो अपने घर में रख सकती है, बाहर किसी किराए के घर में रख सकती है, या कहीं जंगल में रख सकती है, वो कहीं भी रख सकती है। ये पुलिस की समस्या है कि, और ये पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि उस अपराधी को वह कहाँ रखेगी। तो पुलिस कस्टडी में जो है वो अपराधी को पुलिस कहीं भी अपने हिसाब से रख सकती है जहाँ पुलिस को सुविधा होती है। ठीक है, ये चीज़। और नंबर 2 आप लिखेंगे पूरे संविधान में अनुच्छेद 22 क्लॉज 2 ही ऐसा अनुच्छेद है जिसमें मजिस्ट्रेट शब्द का प्रयोग किया गया। अन्यत्र कहीं नहीं। ठीक है, पूरे संविधान में अनुच्छेद 22 क्लॉज 2 ही एक ऐसा अनुच्छेद है जिस अनुच्छेद में मजिस्ट्रेट शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, और पूरे संविधान में मजिस्ट्रेट शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं हुआ है। ठीक है, और इसमें एक चीज़ मैं बताना भूल गया, यहाँ लिख लीजिए कि जो न्यायिक जो आपका निवारक निरोध के तहत जो न्यायिक कस्टडी है ना, निवारक निरोध का अधिनियम का अधिकतम समय जो है वो 12 माह है। ठीक है, तो ये है आपका अनुच्छेद 22। ठीक है, तो आपका अनुच्छेद 22 तक आज हमने आपको समझाने की कोशिश करी, और नेक्स्ट जो आपका है अनुच्छेद 23 और 24 जो कि है शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।